20 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान रहते हैं, वो एक ओपन जेल में रह रहे हैं, सारी दुनिया चुप रही, कोई नहीं बोला। मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ते हुए लोगों पर इजरायली जो है वो फौजी दाखिल होकर उनको शूट करते हैं, उन्हें शहीद करते हैं। क्या यूएस की नाजायज़ औलाद के तहत के नाम से इजराइल को याद नहीं किया गया? इतना जुल्म मुस्तकिल हो रहा है तो कोई आदमी क्या करेगा? कब तक आखिर चुपचाप बैठा रहेगा? तो हमारे वजीर आजम ने बहुत ही क़ब्ल वक्त एक बयान जारी कर दिया, इंतहाई आजिलाना बयान है और गैर दानिशमंदाना है। मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा इजरायली लॉबी के साथ खड़ा रहा है, फ़लस्तीनियों का मुखालिफ रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जब बच्चों के ऊपर मिसाइल फेंके गए थे 2012 में, वो जुल्म दिखाई नहीं दिया था दुनिया को। आपने बच्चों को बमों से उड़ाया था, तब वो जुल्म नहीं था कि फ़लस्तीन के दाखिली एक ग्रुप ने तनहा इजराइल के ऊपर हमला किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। मुसलमानों से रिलेटेड मसाइल चाहे देश और दुनिया कहीं भी हो, अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि कल फ़िलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे सर। जिस तरह से फ़लस्तीन ने ज़बरदस्त करारा हमला किया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? नहीं, ये तंग आमद बजंग आमद के मिज़दाक़ है। एक पिछले 50 साल से इजराइल ने फ़लस्तीनियों को जो तंग कर रखा था, मुस्तकिल 2-3 बार वो जंग कर चुके और अब उनके सेटलमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, कब्ज़े बढ़ते चले जा रहे हैं। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के चारों तरफ कब्ज़े बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 8 महीने में रोज़ाना 3 के हिसाब से कब्ज़े हो रहे थे यरूशलेम में, और 2000 लोगों ने 8 महीने के अंदर अंदर यरूशलेम में फ़लस्तीनी आबादियों में कब्ज़े किए हैं। इसके अलावा आप देखिए 2006 से लेके अब तक गज़ा पट्टी जो 26 किलोमीटर की पट्टी है, 26 बाई 6 किलोमीटर की, उसमें आप 20 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान रहते हैं, वो एक ओपन जेल में रह रहे हैं, सारी दुनिया चुप रही, कोई नहीं बोला। उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास ग़िज़ा नहीं है, स्कूल नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, सब के सब एक कैदी की हैसियत में रह रहे हैं। उसके ऊपर रोज़ाना उनके ऊपर मिसाइलों से इजराइल के हमले होते हैं, 2-4 लोग रोज़ाना के हिसाब से मारे जाते हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज़ पढ़ते हुए लोगों पर इजरायली जो है वो फ़ौजी दाखिल होकर उनको शूट करते हैं, उन्हें शहीद करते हैं। जो मगरिबी किनारा है फ़लस्तीन का, जो जहाँ यरूशलेम वाक़ है, वहाँ पर हर 100 मीटर के जो है इजरायली चेक पोस्ट बने हुए हैं। एक फ़लस्तीनी एक मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले में जाए तो इजरायली फ़ौजी को का सामना करना पड़ता है, उसकी तलाशी लेता है, उसके कपड़े उतारता है। इतना जुल्म मुस्तकिल हो रहा है तो कोई आदमी क्या करेगा? कब तक आखिर चुपचाप बैठा रहेगा? सर, सवाल यही हो रहा है कि इजराइल ने अभी तक फ़िलिस्तीन के लगभग 33,000 मासूम बच्चों को कत्ल कर चुके हैं, लेकिन जब फ़िलिस्तीन ने हमला कर दिया तो फिर पूरी दुनिया उनके हमदर्दी के साथ खड़े खड़े आतंकवादी ने हमला कर दिया। नहीं, दुनिया कहाँ है? अमेरिका, कनाडा, जो बड़े बड़े नहीं, ये दुनिया नहीं है ना। अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये लोग दुनिया नहीं बचे हैं। सिर्फ यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इन लोगों ने कहा, यूक्रेन ने कहा, जो खुद यहूदी है, इन लोगों ने कहा कि हम जो है वो इजराइल के साथ हैं खुल के। बाकी किसने कहा है? ये एक मुख्तसर ईसाई दुनिया है, मैं साफ कहता हूं कि मुख्तसर ईसाई दुनिया है जिसने कहा। ये तो पहले से खड़े थे, इन्हीं की शय पर इजराइल ये सब कुछ करता रहा है अब तक। क्या यूएस की नाजायज़ औलाद के तहत के नाम से इजराइल को याद नहीं किया गया? क्या एक गासिब मुल्क के नाम से नहीं किया गया? कोई दस्तूर नहीं है अभी तक भी इजराइल के पास, कोई कानूनी रियासत तो इजराइल है नहीं। तो उसके साथ यही लोग खड़े हुए थे ना, बाकी तो कोई नहीं खड़ा था। तो इनको तो नेचुरली कहना था। जहाँ तक भारत का आप बात कर रहे हैं तो हमारे वजीर आजम ने बहुत ही क़ब्ल वक्त एक बयान जारी कर दिया, इंतहाई आजिलाना बयान है और गैर दानिशमंदाना है। मुल्क के अंदर जो हमारे मुख्तलिफ तबक़ात मौजूद हैं वो भी इस बयान को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। जो मुख्तलिफ सियासी जमातें मुल्क की हैं, NGOs हैं, उन्होंने इस बयान को क्रिटिसाइज़ किया है बहुत। और दूसरे, हम रूस और यूक्रेन की जंग के मामले में हमारा स्टेट भारत का ये रहा कि हम गैर जानिबदार रहेंगे। हम गैर जानिबदार ममालिक का जो गिरोह था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसके भी हम सरबराह रहे हैं और बहुत एक्टिव रुकन रहे हैं। तब हम फ़लस्तीन की हिमायत हमेशा करते रहे। डबल स्टैंडर्ड फिर कैसे? अटल बिहारी वाजपेयी ने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया था, लेकिन अभी जब बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, ये इजराइल के साथ है, उनका सपोर्ट करे, उन्होंने तो ये भी यहाँ तक कहा कि आतंकवादी हमला हुआ इसके ऊपर। नहीं, यही गलत है ना। इसीलिए मैंने कहा कि
कबल अज़ वक्त बयान है, इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को भी नहीं सोचा। भाई आप जालिम और मजलूम की हिमायत के दरमियान फ़र्क करके मजलूम की हिमायत करना भारत की पॉलिसी हमेशा से रही है। पंचशील के उसूल के तहत नेहरू जी ने जो पॉलिसी बनाई थी, हम मजलूम की हिमायत करते रहे, इसको सोचे बगैर कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो एक तो पॉलिसी बदल दी, अब आपकी पॉलिसी इंटरेस्ट की बुनियाद पे है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा मफाद क्या है किसी मुल्क को सपोर्ट करने या ना करने में। आज ये हमारी पॉलिसी है। तो अगर ये पॉलिसी भी है, हम उसूली पॉलिसी को नज़रअंदाज कर दें, मफाद की पॉलिसी पर भी अगर हम गौर करें, तो सीरिया हमारा दोस्त मुल्क है जो इजराइल की सरहद पे है, और इस जंग में कहीं ना कहीं बराह रास्त या बिला वास्ता इस जंग का हिस्सा बनेगा। वो हमारा दोस्त है, तो क्या हम उससे दुश्मनी मोल लेंगे? मिस्र जो जिसके सदर पिछले बार यहाँ हमारे चीफ गेस्ट थे कि वो इजराइल के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्या हम उनसे दुश्मनी मोल लेंगे? जॉर्डन जिसके शाह अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, हमारा इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क है, हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं, क्या हम उनसे दुश्मनी मोल लेंगे? सऊदी अरब जो अभी हमारे पिछले एक डिकेड से हमारे ताल्लुक हुए, यूएई है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, इन सब से क्या हम मुखालफत मोल लेंगे? ये सोचे समझे बगैर बोलना ये देश हित तो नहीं है, ये देश हित में आया हुआ बयान नहीं है। चले ये फ़लस्तीनियों के आप खिलाफ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा खिलाफ रही है फ़लस्तीनियों के, इसमें क्या दो राय है? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस ने हमेशा फ़लस्तीनियों की मुखालफत की, हमेशा इसराइलियों की हिमायत की, आज से 1950 से करते चले आ रहे हैं। तो वो उस नुक्ता नज़र से अगर ये बीजेपी का बयान है तो समझ में आता है कि ठीक है बीजेपी मुखालफत कर रही है, वो हमेशा करते रहे, हम उसको अहमियत नहीं देते। प्रधानमंत्री का बयान, लेकिन अगर ये वजीर आजम का बयान है तो ये देश हित के खिलाफ एक बयान है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को अपने इस बयान को मॉडिफाई करना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करें और इतनी जल्दी ना बोला करें। अगर हम रूस और यूक्रेन की जंग में न्यूट्रल रह सकते हैं तो हमें इस मामले में भी न्यूट्रल रहना चाहिए, वेट एंड वॉच हमें रखना चाहिए। थोड़ी देर के बाद भारत में भी सर कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे कि जो इजराइल जो मार रहे थे फिलिस्तीन को वो सही कर रहे थे, और वो कह रहे कि उसको मुंहतोड़ जवाब मिलनी चाहिए इस बार भी। किसको मिलना चाहिए? फिलिस्तीन को। नहीं, ये तो वो लोग हैं जो आरएसएस है। मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा इजरायली लॉबी के साथ खड़ा रहा है, फ़लस्तीनियों का मुखालिफ रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो आज भी बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म उनके नुमाइंदे नहीं हो सकते ना। वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करनी पड़ेगी और मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो मुल्क के मफाद में उसके मुताबिक बोलना पड़ेगा। आपको देश हित में बोलना पड़ेगा, आप बीजेपी और आरएसएस हित में नहीं बोल सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म की। इसलिए वज़ीर आज़म का ये बयान आजिलाना, गैर दानिशमंदाना, क़ब्ल अज़ वक्त और हालात की नज़ाकत को समझे बगैर दिया गया एक बयान है जो फ़लस्तीनियों की मुखालफत में आप बोल रहे हैं तो फिर खुल के बोलिए कि पूरी फ़लस्तीनी लॉबी जो पूरे अरब ममालिक भी उसमें शामिल है, पूरा चाइना भी उसमें शामिल है, रशिया भी शामिल है, आप सारे के सारे एशिया से मुखालफत मोल ले लेंगे। किसके खातिर? किसके खातिर? कौन है इसराइल? दोस्त है वो बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, वो दोस्त आपका हो सकता है, तो आपकी जाती दोस्ती इस देश हित पे आप कंप्रोमाइज कर लेंगे जाती दोस्ती की बुनियाद पे? ये कौन सा तरीका है? और इजराइल का जो मोसाद का इतना लंबा चौड़ा था, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है, बड़ा उनका जासूसी का निज़ाम है और सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दुनिया की, क्या हुआ? कानों कान खबर नहीं पड़ी और 1 घंटे के अंदर अंदर उनके हज़ारों जो फौजी हैं जो वहाँ सरहदों पे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 5000 रॉकेट दाग दिए गए, कई मोहल्लों पे कब्जा कर लिया गया। इजराइल के पूरा का पूरा जो मुहासरा 26 किलोमीटर की रेंज में 7 पॉइंट्स बॉर्डर पॉइंट हैं गजा और इजराइल के बीच में, 7 बॉर्डर पॉइंट हैं। उन 7 बॉर्डर पॉइंट से जल, थल, वायु तीनों जगहों से हमले किए। आसान बात है ये? अगर इतना वो कर रहे हैं, मोसाद को तो पता नहीं चला। फिर जो आप कहते हैं इतनी बड़ी आर्मी की, इजराइल ईरान पे भी आरोप लगा रहे, कह रहे उनका भी हाथ है इसमें। हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ईरान का मौक़िफ़ इजराइल के ख़िलाफ़ सारी दुनिया जानती है कि हमेशा वो हिजबुल्लाह के ज़रिए इजराइल की मुखालफत करते रहे। इजराइल और अमेरिका को हमेशा उन्होंने अपना दुश्मन माना है, इसमें क्या दो राय है? तो अगर वो और सीरिया उनका एलाई है,
ईरान का एलाई है सीरिया, लेबनान का हिजबुल्लाह उनका एलाई है। तो अगर ईरान जिस पे 45 साल से सैंक्शन है, और वो भी यूएस के हैं, यूनाइटेड नेशंस के नहीं है, यूएस के सैंक्शन, वो अगर हमास की हिमायत करता है तो वो खुली किताब है, दुनिया जानती है। इसमें भी उन्होंने उनकी मदद अगर की हो तो इसमें कोई ताज्जुब किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि जो फिलिस्तीनी सैनिक है वो इजरायली बच्चों और महिलाओं को भी मार रहे, तो क्या ये सही है या ऐसा होनी चाहिए सर? नहीं, देखिए, जंग और तशद्दुद तो कहीं भी किसी की सूरत में जायज़ नहीं है, ये हम भी मानते हैं और दुनिया को मानना चाहिए, और दुनिया ने कहा है। लेकिन जिसको आपने घर में 16 साल से कैदी बना के रखा हुआ है और उसे खाना और पानी तक आप जाने नहीं दे रहे, कौन होते हैं आप सरहदों को सील करने वाले? आपने फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी की सरहदें 16 साल से सील कर रखी हैं। इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं, जो समंदर है, वो भी आपने सील कर दिए, वहाँ भी आपने मुहासरा कर रखा है। जो इधर पॉइंट्स हैं खुश्की के रास्ते पे, वो भी आपने आप कौन होते हैं किसी मुल्क की सरहदें सील करने वाले? उस पर दुनिया क्यों नहीं बोली? क्या वो जुर्म नहीं है? क्या वो जुल्म नहीं है? और 16 साल से लगातार वो जुल्म चला आ रहा है। जब बच्चों के ऊपर मिसाइल फेंके गए थे 2012 में, वो जुल्म दिखाई नहीं दिया था दुनिया को। जब 2006 में जंग की गई थी लेबनान वाले बॉर्डर की साइड में, वो दिखाई नहीं दिया था। आपने बच्चों को बमों से उड़ाया था, तब वो जुल्म नहीं था। आज एक आदमी अपने हक के लिए जद्दोजहद करना चाहता है, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना चाहता है, अपने घर वापसी के लिए, अपने वतन वापसी में, अपने ही घर में जाना चाहता है, अपना कब्जा खाली कराना चाहता है। आप उसे जालिम और दहशतगर्द कहना चाहते हैं? वो दहशतगर्द है जो अपने हक और अपने इंसाफ, अपने जद्दोजहद की बात कर रहे हैं। दुनिया ने कभी नहीं माना, किसी इंटरनेशनल फोरम ने हमास को कभी भी दहशतगर्द नहीं कहा। ये ख्याल सारे कंट्री लिख रहे हैं सर कि वो कंट्री लिख सकता है, लेकिन इसमें फॉर्मल बॉडी, दुनिया की इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस ने हमास को टेररिस्ट कहा है आज तक? क्या कोई बताए? नहीं कहा। तो अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं कह रहा तो कोई भी कहता रहा मुंह खोल के, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप दहशतगर्द कह रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। कोई डेफिनेशन नहीं है दहशतगर्दी। लेकिन सर ऐसे हालात में जब दुनिया दो खेमे में बढ़ चुकी है, कुछ लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे, कुछ लोग इजराइल कर रहे, तो जो मुस्लिम कंट्री है उसको क्या करनी चाहिए सर इस वक्त ऐसे हालात में? नहीं, मुस्लिम कंट्रीज का इशू ही नहीं है। इशू ये है कि एक कंट्री फ़लस्तीन जो सदियों हज़ारों साल का मुल्क है, आज आपने उस मुल्क को ख़त्म कर दिया। और इज़राइल जिस नाम से कोई मुल्क हज़ारों साल की तारीख़ में मौजूद ही नहीं था, दुनिया के नक्शे पे इजराइल नाम की कोई चीज़ पाई नहीं जाती थी। आज आप 1945 ऑनवर्ड आपने पूरे फ़लस्तीन को चेंज करके इजराइल में बदल दिया और वहाँ की जो 90% पॉपुलेशन थी उसे बेघर कर दिया। तो आप किसी को बेघर करें, उनके बच्चों का कत्लेआम करें, उनके रोज़गार को छीन लें, उनका बाल छीन लें और उन्हें कैंपों में रहने पे मजबूर कर दें, और जो मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता उस मुल्क को कायम कर दें, जो मुल्क एग्जिस्ट करता है उसको ख़त्म कर दें। क्या ये जायज़ है? क्या इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए कि अपने मुल्क को बचाएं? तो इज़राइल तो नॉन एग्जिस्टिंग एक कंट्री था। अब ये पूरे के पूरे आलमी दबाव में, और आलमी भी नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम्स का जो दबाव था, उस दबाव में इजराइल बना था। 1917 में, 1915 में उन्होंने बोला, तुर्की की जब खिलाफत थी, कि मेरी लाश पे इजराइल बनेगा, तो उसके नतीजे में उनकी लाश डाल दी गई, तुर्की की खिलाफत ख़त्म कर दी गई। तो ये सब, तो ये जो लॉबी है जो बैतुल मुक़द्दस पे हमेशा दांत जमाए बैठी रही, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सबसे पहले फतह हुआ था, यही ईसाई थे उस वक्त, यूके के और यूनाइटेड स्टेट्स के, और ये सारे इजराइल जो ईसाई थे जो कहते थे, जिन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से मुतालबा किया कि आप यहूदियों को फ़लस्तीन में बसने की इजाज़त न दें। हज़रत उमर फ़ारूक बसाना चाहते थे कि यहाँ रहें, सब जो रह रहे हैं वो रहें। इन्होंने, ईसाइयों ने कहा कि नहीं, और उसके बाद जब बहुत इंसिस्ट किया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात पर आमादगी की कि ठीक है, हम इनको यहाँ पर इजाज़त देंगे इबादत करने की, क्योंकि यहूदियों का हक़ पे इबादत हज़रत उमर फ़ारूक ने तस्लीम किया। ईसाई इसकी भी इजाज़त नहीं देना चाहते थे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने उसे तस्लीम किया और ये माना कि बसेंगे नहीं। इस बुनियाद पर तुर्की में 1915 में तुर्की की खिलाफत ने कहा कि जो माहिदा हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हुआ था, मैं उस माहिदे को तोड़ने वाला कोई नहीं। यही ईसाई दुनिया
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आके कहती है कि नहीं यहाँ पर ये यहूदी बसेंगे, यही हज़रत उमर के ज़माने में कह रहे थे नहीं बसेंगे। तो ये इनका अपना कॉन्फ्लिक्ट है, बैतुल मुक़द्दस पे कब्जे की लड़ाई है ये, सीधे सीधे। लेकिन लोग कह रहे कि अब वक्त आ गया है उसको आज़ाद करने का, आपको लगता है कि हो पाएगा सर ये? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये एक ऐसा मसला रहा है, एक तारीख़ी मसला है, हज़ारों साल की प्रॉब्लम है। ये नाहक हुआ है, हक तलफी हुई है फ़लस्तीनियों की। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में था, अभी भी है, ये उसे छीनना चाहते हैं, उसकी रेशदवानियाँ कर रहे हैं और ये इनसे छीन नहीं पाएगा। अब जो ये जंग हुई है 50 साल में पहला मौका है कि फ़लस्तीन के दाखिली एक ग्रुप ने तनहा इजराइल के ऊपर हमला किया, इससे पहले नहीं हुआ। तालिबान ने भी कहा है कि हमें इजाज़त दी जाए, ईरान इराक से मांग की है कि हमें वहाँ तक पहुँचने दिया जाए ताकि हम उसको आज़ाद करा सकें, मस्जिद अल-अक्सा को। देखिए ये तो इसीलिए बहुत से मुल्कों ने ये कहा है, रूस ने भी कहा, तुर्की ने भी कहा, मिस्र ने भी कहा कि दोनों साइड जो है वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें, जंग को बढ़ने न दें। ये दोनों बहुत से ममालिक ने कहा है, जो बैलेंस्ड कंट्रीज़ हैं, जो किसी के दबाव में बात नहीं करती, उन्होंने ये कहा कि जंग को बढ़ने से रोका जाए और दोनों फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। क्योंकि अगर तहम्मुल का मुजाहिरा न किया गया तो सबसे पहले तो सीरिया इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, जो सरहद पे वाबस्ता है। जॉर्डन ज़बरदस्ती उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा जॉर्डन को। फिर ये तालिबान जैसे ग्रुप्स भी वहाँ पर ये अभी इजाज़त मांग रहे हैं, कल बगैर इजाज़त के घुस जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। और एक फ्रंट एशिया में ऑलरेडी खुला हुआ है, रूस और यूक्रेन का। दूसरा फ्रंट दूसरे छोर पे ये फ़लस्तीन और इजराइल का भी अगर छिड़ जाएगा तो सारी दुनिया एक मुसीबत का शिकार हो। क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है सर? ये अपने आप ही थर्ड वर्ल्ड वॉर ले जाएगा ना, अगर ये रिस्ट्रेन अभी नहीं बरता गया। और फ़लस्तीन में हमास से और इजराइल ने बैठकर बात न की, टेबल पे तो बैठना पड़ेगा ना, तो बैठ के बात करें। 1967 का जो मुआहदा है उस मुआहदे को तस्लीम करे, इजराइल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करे, अपनी राजधानी तिल अबीब में है, तिल अबीब में राजधानी रख के यरूशलेम आने की कोशिश ना करे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ज़िद करते हैं तो ये मसला तीसरी जंग और इलाकाई खित्ते जाती जंग में तो बदल ही जाएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा फिर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।